Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने अदर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, जैसे लंग, स्किन, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल किडनीज के बारे में। आर्टिफिशियल किडनी को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हीम डायलिसिस या डायलाइजिंग सिस्टम या डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसकी सहायता से ब्लड को आर्टिफिशियली प्यूरिफाई किया जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि हेडिंग है उससे समझ भी आ रहा होगा कि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो द हेडिंग इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर मतलब कुछ ऐसी डिजीजेज, ऐसी मेल फंक्शनिंग जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट इज यूरेमिया। नाम से समझ में आ रहा है यूरिया की प्रेजेंस होना। So, the presence of excess urea in blood. यूरेमिया का मतलब है जरूरत से ज़्यादा यूरिया का ब्लड में होना। कितना होना चाहिए और कितना ज़्यादा हो चुका है? 17 to 30 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, बट 40 से ज़्यादा एक्सीड हो गया, यानी कि 40 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गया। तो जब 40 मिलीग्राम से ज़्यादा यूरिया ब्लड में हो जाता है उसी को ही यूरेमिया कहते हैं। मैलफंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। किडनी मैलफंक्शनिंग की वजह से ऐसा होता है। अ कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। जब किडनी मैलफंक्शन कर जाती हैं, अपना काम ढंग से नहीं करती हैं, उनकी नेफ्रॉन मैलफंक्शनिंग शो करते हैं, तो जो यूरिया है, जो एक प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए, वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? यूरेमिया, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का होना ब्लड में। नेक्स्ट इज द रीनल फेलियर। इट इज़ अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रीनल डिसफंक्शन। ये एक सिंड्रोम है जो किस किस कारण से होता है? रीनल डिसफंक्शन और मैलफंक्शन। किडनी के ढंग से नहीं काम करने की वजह से। ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि नॉर्मल से कम यूरिन का बनना। एन्यूरिया, यूरिन का नहीं बनना। सडन राइज इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में सडन राइज होना, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं उनका ब्लड में बढ़ जाना, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन का ब्लड में बढ़ जाना, या यूरेमिया कंडीशन होना, जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा यूरिया से यूरेमिया कंडीशन होना। तो ये सब क्या कर सकते हैं? रीनल फेलियर, यानी कि किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ समय के लिए भी रह सकती हैं, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी रह सकती हैं। तो उसको हम कहते हैं एक्यूट, यानी कि सडन ऑनसेट, एकदम से हुआ, थोड़े समय के लिए रहा। या फिर इसको क्रॉनिक भी बोल सकते हैं, जो स्लो ऑनसेट। स्लो ऑनसेट का मतलब है कि धीरे धीरे लंबे समय तक चलना, क्रॉनिक कहलाता है, और एकदम से सडनली ऑनसेट हो जाना एक्यूट कहलाता है। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, ITIS वर्ड जहां पे भी आ जाए तो ये वर्ड इन्फ्लेमेशन को शो करता है। ये वर्ड इन्फ्लामेशन को शो करता है। तो इस वर्ड से एक बात बिल्कुल क्लियर है, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन है, बट उसके साथ साथ और क्या दिक्कतें हैं? इट इज अ डिजीज वेयर ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, यानी कि ग्लोमेरुलस के साथ साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन में जब इन्फेक्शन या इंजरी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के बीच का जो स्पेस है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर इन्फेक्शन या फिर इंजरी है, या ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन है, तो ये किसका कारण बनेगा? ये भी बनेगा रीनल फेलियर का कारण,
और इससे डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों ही मेल फंक्शनिंग शो कर रहा है, डिसफंक्शनिंग शो कर रहा है, तो ये डेथ का कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज रीनल कैल्कुलाई, दैट इज कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना किडनी में, इसको यूरोलिथाइसिस भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन की, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन द किडनी, अब स्टोन के होने के बहुत सारे चांसेस है, जैसे स्टोन का होना क्रिस्टल डिपोजिशन होने से होता है। किस चीज के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, किस चीज का डिपोजिशन हो जाता है, द कैल्कुली आर मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के जमा होने से हो गया, यूरिक एसिड के जमा होने से, सिस्टीन के जमा होने से, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा होने से। यानी कि ये क्या हो गए, ये इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके इन्होंने एक हार्ड फॉर्मेशन ले ली, ये कड़क हो गए और इन्होंने किसका फॉर्म ले लिया, स्टोन का फॉर्म ले लिया, उसी को हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई इज किडनी स्टोन इन जर्नल लैंग्वेज, और इस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं, यूरोलिथाइसिस, दैट इज अ बायोलॉजिकल टर्म, दैट इज यूरोलिथाइसिस। नाउ जब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के, बहुत सारी दिक्कतें हो गई किडनी में, जब बहुत सारी दिक्कतें किडनी में हो गई तो क्या करना पड़ेगा, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, यानी कि किसी डोनर से किडनी लेके रेसिपिएंट की बॉडी में इम्प्लांट करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब है किडनी फेलियर के में एट लास्ट क्या करेंगे, किडनी को बदल देंगे, यानी कि किडनी बॉडी से रिमूव की जाएगी और डोनर से किडनी लेके रेसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाएगी। A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative। जो भी डोनर हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि वो क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, to maximize its chance of rejection by the immune system of the host। मान लीजिए एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है, तो इन दोनों में क्या चीजें कॉमन होनी चाहिए, सबसे पहला तो ये क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके आधार पे ये देखा जाता है कि जब डोनर रेसिपिएंट को किडनी देंगे तो उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी बातें देखते हुए ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो पाता है। तो ये सारे हो गए डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें, या फिर यूरिन में कुछ मटेरियल का ज़्यादा होने से क्या असर पड़ता है बॉडी पे, इनका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ रहे हैं ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया का मतलब है कि नॉर्मल से कम यूरिन का बनना। अगर नॉर्मली यूरिन 1.5 लीटर बनता है तो उससे कम बनना इज नोन एज ओलिगो यूरिया। द नेक्स्ट कंडीशन इज नोन एज एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब है, एन का मतलब है नहीं बनना, एन का मतलब है बायोलॉजी में नहीं बनना। किसका नहीं बनना, यूरिन का नहीं बनना, क्या कहलाता है, एन्यूरिया। नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉली का मतलब है ज्यादा यूरिन का बनना। अब ज्यादा यूरिन कब बनेगा, ये कंडीशन है, ज्यादा यूरिन बनेगा जब एडीएच का सिक्रीशन कम होगा। जब एडीएच का सिक्रीशन कम होगा तो नेचुरली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ है तो यूरिन में ज्यादा वाटर लॉस होगा और पर्सन को बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा प्यास लगेगी। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, किसके कारण हुआ, एडीएच के कम सिक्रीशन के कारण हुआ, तो इसको बोला जाता है डायाबिटीज
insipidus. This is known as diabetes insipidus. यानी कि ज़्यादा यूरिन का बनना किसकी मेल फंक्शनिंग की वजह से? ADH हार्मोन की मेल फंक्शनिंग की वजह से. नेक्स्ट इज ग्लाइकोसयूरिया. ग्लाइकोसयूरिया वो कंडीशन है जब यूरिन में ग्लूकोज होता है. सो ग्लूकोज इन यूरिन, जब यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसयूरिया. अब ग्लूकोज की प्रेजेंस कब होगी? ग्लूकोज की प्रेजेंस जब होगी जब हार्मोन इंसुलिन ढंग से नहीं बन रहा है. यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो इंसुलिन है उसका हाइपो सिक्रीशन है. हाइपो मतलब कम सिक्रीट वो हो रहा है, तो यूरिन में ग्लूकोज होगा और इससे जो डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस. मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट. मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट. तो स्वीट वर्ड किससे आया है? यूरिन में ग्लूकोज होने की वजह से यहां पे मेलाइटस वर्ड आया है. द नेक्स्ट इज हीमैट्यूरिया. ब्लड इन यूरिन. यूरिन में ब्लड का होना, ब्लड इन यूरिन. अब ब्लड इन यूरिन जो है अपने आप में एक मेल फंक्शनिंग है. इसको बोला जाता है ब्लैक वाटर फीवर. इट इज नोन एज ब्लैक वाटर फीवर. और ये जो ब्लैक वाटर फीवर है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. द नेक्स्ट इज प्रोटीन यूरिया. नाम से समझ में आ रहा है प्रोटीन यूरिया. प्रोटीन यूरिया का मतलब है प्रोटीन होना यूरिन में. नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन यूरिया. एल्ब्यूमिन यूरिया. एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब है यूरिन में एल्ब्यूमिन होना. अब यूरिन में एल्ब्यूमिन कब होगा? जब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या नेफ्राइटिस होगा, यानी कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा. तो जब ग्लोमेरुलस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से जो स्लिट पोर्स है वहां से जो फिल्ट्रेशन है वो प्रभावित होगा. तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया. द नेक्स्ट कंडीशन इज कीटोन यूरिया. कीटोन यूरिया. कीटोन बॉडीज का होना. कीटोन बॉडीज, बड़ी साइज की कीटोन बॉडीज का यूरिन में होना. नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन यूरिया. हीमोग्लोबिन यूरिया जैसा ही वर्ड है वैसा हमें समझ में आ रहा है. हीमोग्लोबिन का होना यूरिन में, यानी कि ब्लड सेल्स का यूरिन में होना. द नेक्स्ट इज डाययूरेसिस. डाययूरेसिस भी वो कंडीशन है जहां पे जरूरत से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज सिस्टाइसिस. सिस्टाइसिस का मतलब है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन होना. तो ये सारे के सारे कुछ डिसऑर्डर्स हैं विच आर रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये तो सारे हो गए इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है. अब जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. एक्सक्रीटरी वेस्ट हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. इनके अलावा भी कुछ और एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं जो मैमल्स के साथ साथ अदर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं. द फर्स्ट इज TMAO, that is trimethyl amine oxide. ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड यूजुअली अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है. तो अगर अमोनिया
ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करेगा? ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक्सक्रीट करेगा। और अगर ये एक्सक्रीट करेगा तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में आती है मेराइन बोनीफिशेस, मेराइन क्रस्टेशियंस एंड मेराइन मॉलस्क। द नेक्स्ट इज ग्वानिन। अमोनिया जब ग्वानिन में कन्वर्ट होता है, अमोनिया जब ग्वानिन में कन्वर्ट होता है तो ग्वानिन एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है दैट इज स्पाइडर। तो स्पाइडर एक्सक्रीट ग्वानिन। ये जो ग्वानिन है ये सिमिलर है यूरिक एसिड से, ये बिल्कुल यूरिक एसिड का जैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में ये बॉडी से एलिमिनेट होता है और वाटर लॉस को भी चेक करता है। द नेक्स्ट इज एलेंटोनिन। द नेक्स्ट इज एलेंटोनिन। एलेंटोनिन जब बनता है जब प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का ब्रेकडाउन होता है। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के ब्रेकडाउन से मैमल्स में क्या बनता है? एलेंटोनिन बनता है, और एलेंटोनिन एज अ वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है। बट जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड, और पायरिमिडीन जो है इससे बनता है एलेनाइन एंड आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि एलेंटोनिन जो है प्यूरिन और पायरिमिडीन के ब्रेकडाउन से बनता है सभी मैमल्स में, बट ह्यूमन बींग्स में प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड और पायरिमिडीन जो है वो बनाती है एलेनाइन एंड आइसोब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट इज हेप्यूरिक एसिड। हेप्यूरिक एसिड, हेप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बेंजोइक एसिड से होता है। बेंजोइक एसिड के साथ जब ग्लाइसिन रिएक्ट करता है तो हेप्यूरिक एसिड बनता है। ये बात है अदर मैमल्स की। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, मैमल्स में तो ऐसा होता है, बट जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में क्या होता है? बेंजोइक एसिड के साथ ऑर्निथीन रिएक्ट करता है, ऑर्निथीन रिएक्ट करता है और ऑर्निथ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हेप्यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिन की। क्रिएटिन यूजुअली जो बॉडी है उससे एलिमिनेट नहीं होता है यूरिन की फॉर्म में। तो क्रिएटिन कहाँ पे होता है? क्रिएटिन होता है न्यूबॉर्न बेबी में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में या लैक्टेटिंग मदर्स में। अब ये जो क्रिएटिन है ये बना लेती है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्रिएटिन से बनता है और ये यूरिन में एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं जो यूरिन में एलिमिनेट होते हैं अदर देन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी का। ये चैप्टर नंबर 19 है एनसीईआरटी का। एंड ये जो चारों चैप्टर अभी हमने पढ़े हैं एंड दीज 4 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ क्लास 11।